सबने ये नारा दिया, चाहे वो नेता हो या फिर कोई आम नागरिक हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या ये बात सत्य है? क्या ये हकीकत है कि हमारे प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? हमारे प्रदेश की बात ही छोड़िए, क्या देश में, हमारे भारत देश में बेटियां सुरक्षित है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक लड़की होती है जो कभी भी रोड पे निकलती है तो उसको ये डर सता रहा होता है कि कहीं उसके साथ गलत ना हो, कोई उसको छेड़े ना। और ये सारे बातों को सोचते हुए जो लड़की है वो परेशान रह रही होती है, हैरान रहती है। अगर शाम होती है तो लड़की रोड से बाहर नहीं निकल सकती है, अपने घर से दहलीज को पार करने में उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल जो आज सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। दरअसल लखनऊ में जिस लड़की के साथ ऐसा होता है वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला होता है, परेशान कर देने वाला होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति रहता तो उसकी बात थोड़ी सी अलग हो जाती है कि एक नॉर्मल व्यक्ति है, आखिर वो कर भी क्या सकता है। लेकिन यहाँ पर तो एक अधिकारी की बात आती है, वो भी छोटे मोटे अधिकारी नहीं बल्कि पीसीएस रैंक के अधिकारी की बात आती है और उसकी लड़की के साथ हैवानियत हो जाती है। तो क्या उस लड़की को न्याय मिल पाएगा? क्या उस पिता को न्याय मिल पाएगा? क्या उस माँ को न्याय मिल पाएगा? क्या वो दरिंदे खुले घूमेंगे या फिर उनको कोई ना कोई सजा जरूर मिलेगी? आइए जानने वाले इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर हुआ क्या था और आगे होगा भी क्या, जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना में। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। यहाँ पर दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखाएं। आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बदौलत हमारे इस वारदात तक परिवार में 50,000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। इसका हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व है आप लोगों पे और इसकी खुशी भी है। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहीं की है। दरअसल वहां पर एक परिवार रह रहा होता है जिनका नाम होता है जेपी पाठक। दरअसल ये नाम बदला हुआ है, ओरिजिनल नाम हम नहीं बता सकते। दरअसल जो जेपी पाठक जी हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं और फिर उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जानेंगे कि आखिर होता क्या है। पूरा सिलसिलेवार तरीके से ये सच्ची घटना आगे बढ़ने वाली है। दरअसल जेपी पाठक जो होते हैं वो कोई ज़्यादा अमीर घर से नहीं होते हैं, बल्कि एक छोटे से गरीब घर के परिवार के लड़के रहते हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी, मेहनत और लगन उनकी बहुत ही ज़्यादा चलती है। पहले उन्होंने शुरुआती दौर में अपने घर से पढ़ाई करी, लेकिन वहाँ से उनको सफलता नहीं हासिल होती है। फिर वो अपनी पढ़ाई को जारी करने के लिए, अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाने के लिए वो पहुँचते हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो है वो स्टडी हब माना जाता है। वहीं पर पहुँच करके वो अपनी पढ़ाई को चालू रखते हैं और वहीं से जो उनकी सपनों की उड़ान होती है, उस उड़ान को भरने के लिए वो तैयार होते हैं। और उन्होंने कई अटेम्प्ट दिए, यानी कि लगभग 2 अटेम्प्ट दिए, दोनों अटेम्प्ट में फेल होते हैं। तीसरे अटेम्प्ट में वो मेंस तक पहुंचते हैं और उसके बाद मेंस पहुंचकर इंटरव्यू में छट जाते हैं। अब ये सिलसिला उनके साथ चल रहा होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उन्होंने सोचा कि अब लग रहा है कि यहाँ से जो इलाहाबाद है, यहाँ से शायद मुझे सफलता ना मिले। इसीलिए जो आईएएस पीसीएस का गढ़ माना जाता है, हब माना जाता है, हमें वहाँ चलना चाहिए, यानी कि दिल्ली मुखर्जी नगर। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने पैसों से जा सकें। लेकिन उन्होंने अपने मजबूत दम पे, अपने दम पे उन्होंने वहाँ पर गया और वहाँ पर जा करके पढ़ाई की। दिन में वो पढ़ाई करते थे, कोचिंग जाते थे, बाकी वो रात में होटलों पे काम किया करते थे। बहुत उनकी जो थी वो एक बहुत ही तगड़ी उन्होंने तैयारी की थी। एक मूवी अभी आई थी कुछ दिन पहले, जो आईपीएस होते हैं मनोज शर्मा, उनके ऊपर ये आई थी बनके। शायद ये भी उसी तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी थी और मेहनत करने के बाद इन्होंने सफलता भी हासिल कर ली। और उन्होंने जब अपने ओहदे पर जब पहुंचते हैं, यानी कि वो एसडीएम बन जाते हैं, उन्होंने जो चौथा प्रयास होता है उस प्रयास में इन्होंने अपना पीसीएस रैंक हासिल किया और उन्होंने बतौर एक अच्छे पोस्ट पे, यानी कि
पीसीएस अधिकारी के पोस्ट पे उनको नियुक्त कर दिया जाता है। वो एक एसडीएम बनते हैं और एसडीएम बनते ही उनकी जो तैयारी होती है, उन्होंने उस तैयारी को तो जारी रखी, लेकिन उन्होंने जो कमान होती है वो संभाल लेते हैं और ऐसे ही ये वक्त आगे कटने लगता है। लेकिन इनकी जो शादी है साल 2003 में भी हो गई रहती है। साल 2003 में इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन इनके बच्चे नहीं हो रहे थे या फिर ये करना नहीं चाहते थे। अब इसीलिए ऐसे ही वक्त कट रहा होता है। लेकिन जब ये ऐसे अपनी पढ़ाई जब जारी रखते हैं तो साल 2013 में इनको ये लगता है कि अब इनका जो जीवन है वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए उन्होंने साल 2009 में ही एक बच्चे को पैदा किया। उनकी पत्नी ने, जो उनकी पत्नी होती हैं जिनका नाम गायत्री होता है, बहुत ही नेक दिल इंसान होती हैं और उन्होंने एक प्यारी सी बच्ची को साल 2009 में जन्म दिया। बच्ची को तो जन्म दे देती हैं, उसके बाद उसकी परवरिश होने लगती है। तब तक इधर जो ये जेपी पाठक जी होते हैं उनका जो जीवन है वो सुधर जाता है और बहुत ही अच्छा चलने लगता है, सब कुछ बढ़िया चलने लगता है। ऐसे ही वक्त कटता है और कुछ समय बाद ही जो इनकी नौकरी लगती है और ये ऐसे ही वक्त अपना करने लगता है। ये इनका जो ट्रांसफ़र होते हैं अलग अलग जगहों पे हुआ करते हैं और जहाँ भी जाना होता था वहाँ जाया करते थे और वहाँ से अपने फैमिली को भी लेकर के जाया करते थे। अब ऐसे ही अब वक्त का जो पहिया है वो तेज़ी से चल रहा होता है। लेकिन इधर जो जेपी पाठक जी हैं, इनका जो ट्रांसफ़र है एक बार लखनऊ में होता है और ये लखनऊ में ही रहने लगते हैं और लखनऊ में ये रहने के साथ साथ उन्होंने अपना एक मकान भी खरीद लिया और वहीं पर ये अपने परिवार के साथ ही रहने लगते हैं। वहाँ से जब उनको ज्वाइंट कर दिया गया था तो वहीं पर वो रहते हैं और वहीं पर रह करके अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, यानी कि अपनी पूरी फैमिली के साथ ये वहीं पर रह रहे होते हैं। अब इसी दौरान उनकी जो पोस्टिंग है वो जौनपुर हो जाती है। जौनपुर हो जाती है तो अब वो डेली वहाँ से लखनऊ से अप डाउन नहीं कर सकते थे। जब भी उनका मन होता वो अपने घर चले जाया करते थे, जब भी उनका मन करता था वो अपने घर चला जाया करते थे और ऐसे ही वक्त कट रहा था, सब कुछ इनका सही चल रहा था। लेकिन ये कुछ समय के लिए छुट्टी चाहते थे और इसी दौरान साल 2024 में ही 24 के ये जो जनवरी महीना होता है, इसी महीने में वो छुट्टी लेते हैं और लेकर के अपने घर पे रहने लगते हैं। कुछ समय बीतता है और बीतने के दौरान ही इनकी जो बेटी होती है, इनकी बेटी की जो तबीयत होती है थोड़ी खराब रहा करती है। वो थोड़ी सी अपने आप को दिमाग में भारीपन उसको महसूस हुआ करता था, तो इसीलिए वो हॉस्पिटल जाया करती थी, एक डॉक्टर के यहाँ जाया करती थी। जिस लड़की का नाम जो होता है वो तान्या होता है। उन्होंने अपनी बेटी का प्यार से नाम तान्या पाठक रखा था। तान्या जो होती है वो अपना इलाज कराने के लिए कभी माँ के साथ जाया करती थी तो कभी पिता के साथ जाया करती थी, लेकिन अब बार बार जाना होता है। इसीलिए जो तान्या होती है वो सोचती है कि आखिर वो कब तक अपनी माँ को परेशान करेगी, कब तक अपने पिता को परेशान करेगी। इसीलिए वो अकेले जाया करती है, क्योंकि उसके घर से जो हॉस्पिटल की दूरी थी तकरीबन यही कोई 5 किलोमीटर होती है और वो आराम से ऑटो से चली आया करती थी, कभी कभार स्कूटी से चली आया करती थी और ऐसे ही वक्त कट रहा था। सब कुछ इसके जीवन में सही चला करता था। लेकिन इसी दौरान जब वो हॉस्पिटल के पास जाया करती थी, जिस हॉस्पिटल के पास, तो वहाँ पे जो डॉक्टर लेट हुआ करते थे, तो इसी दौरान उसी हॉस्पिटल के सामने एक दुकान होती है चाय पकौड़ी की, और उसी चाय पकौड़ी की दुकान पे बैठ करके वो चाय पीती थी। कभी कभार न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया करती थी, या फिर जब भी उसको नाश्ता करने का मन होता था तो वहीं पर बैठ जाया करते थे, वहाँ पर नाश्ता किया करती थी। उसको बड़ा ही अच्छा लगता था उस दुकान पर बैठ करके, क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के लोग भी आया करते थे और बगल में एक कॉलेज होता है, वहाँ से लड़कियां भी आया करती हैं, तो उससे वो बातचीत किया करती थी। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन वो रात जो लड़की के लिए खौफनाक बन जाती है आ जाती है अब, यानी कि साल 2024 के इसी अप्रैल महीने की बात है। अप्रैल महीने में एक लड़की होती है, यानी कि जो तान्या होती है, तान्या जब हॉस्पिटल जाती तो है सही, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर को बैठने में लेट होता है। अब इसीलिए वो बैठी होती है उसी दुकान पे, उस चाय वाली की दुकान पे, और वहाँ पे उस लड़के से बोलती है भैया आप मेरा फ़ोन चार्ज कर देंगे। वो कहता है कि बिल्कुल दीदी, क्यों नहीं चार्ज कर दूंगा, मेरा तो यही काम ही है, मैं तो यहीं पे रहता हूँ, तो फिर क्यों नहीं चार्ज करूँगा, आप लोग तो की वजह से मेरी दुकान चलती है, तो इसमें चार्ज में फ़ोन लगाने में क्या जा रहा है मेरा। वो कहती है कि ठीक है। वो फ़ोन को लेता है दुकानदार और चार्ज में लगा देता है। दरअसल तान्या इसलिए भी दे देती है क्योंकि कई बार उसका यहाँ पे आना जाना था, बहुत बार वो आ जा चुकी थी, वहीं पे दुकान पे रहा करती थी। इसलिए नहीं होता है कि अगर हम कहीं पे बार बार जाते हैं तो वहाँ पर अगर एक ही आदमी से जब हम बार बार मिलते हैं तो वो आदमी हमारे भरोसे के लायक हो जाता है, हम उस पर भरोसा करने लगते हैं। जब वो हमसे प्यार से बातें करने लगता है, हमसे सही से रिएक्ट करने लगता है। ऐसा ही कुछ होता है उस तान्या के साथ।
तान्या से जब वो कहती है उससे, तो लड़का कहता है कि ठीक है। लेकिन जब वो फ़ोन लेता है तो कहता है कि दीदी मेरे फ़ोन मेरे दुकान में ये चार्जर नहीं है और लाइट बार बार कट रही है, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जो एक सलीम नाम का लड़का होता है, सोचता है कि उसके एम्बुलेंस में मैं फ़ोन आपका चार्ज में लगवा देता हूँ। वो कहती है कि ठीक है, और वो सलीम के एम्बुलेंस में वो फ़ोन को चार्ज में लगवा देता है। फ़ोन वहाँ पे चार्ज में लग जाता है। इधर जो तान्या है दुकान पे बैठी रहती है, तब तक इसका नंबर आ जाता है। वो कहती है कि भैया मैं तब तक डॉक्टर को दिखा करके आती हूँ, और आप मेरा फ़ोन ले लीजिएगा, ले करके अपने पास रखे रहिएगा, मैं आऊँगी तो आप मुझे दे दीजिएगा। इस पर जो दुकानदार होता है वो कहता है कि ठीक है, और इसीलिए दुकानदार जो होता है वो कह करके दुकानदार से लड़की चली जाती है तान्या हॉस्पिटल में। लेकिन हॉस्पिटल में जाती है तो अभी नंबर ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो सोचती है कि अब क्या बाहर जाए, बाहर से अच्छा है कि अंदर ही रह ले, अभी नंबर उसका आने ही वाला था। और ऐसे ही आते आते नंबर जब उसका आता है तो डॉक्टर ने एक चेकअप लिख दिया। जैसे डॉक्टर ने चेकअप लिखा तो उसको चेकअप करवाने लगती है, और ऐसे करवाने में उसका जो दिमाग से वो बात उतर जाती है कि उसको अपना फ़ोन भी लेना है, क्योंकि फ़ोन बाहर रखा हुआ है। और जो लड़की है अपना चेकअप कराती है, और कराने के बाद जो उसकी रिपोर्ट आती है, फाइनल रिपोर्ट, उसको डॉक्टर को दिखाती है। दिखाने के बाद तब तक हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था, यानी कि लगभग 6 बज रहे थे। और इसी 6 बजने के दौरान ही हल्का हल्का जब अंधेरा होने लगा था, तो जो लड़की है वो बाहर निकलती है। तो लड़के से जा करके फ़ोन मांगती है और कहती है भैया मेरा फ़ोन दे दीजिए। तो कहता है कि दीदी एम्बुलेंस वाला तो यही था, लेकिन लग रहा है कि वो कहीं चला गया है, मैं उससे फ़ोन पे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि वो कहाँ है, चल करके मैं आपका फ़ोन दिलवा देता हूँ। वो कहती है तान्या की ठीक है। अब वो दुकानदार जो होता है उसको फ़ोन करता है सलीम को, और कहता है कि तुम हो कहाँ पे। तो वो कहता है कि मैं इधर गोमती नगर की कोई साइड कोई जगह लगती है वहीं पे बताता है, और उसी जगह पे उस लड़की दुकानदार को आने के लिए बोलता है। दुकानदार कहता है कि ठीक है। अब वो लड़की को लेता है और कहता है कि चलो दीदी अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैं चल के आपको जल्दी से फ़ोन दिलवा देता हूँ, आप घर चले जाइएगा। वो कहती है कि ठीक है। अब वो तान्या के साथ हो लेता है, तान्या उसके साथ हो लेती है, बैठ करके ऑटो में वो जाने लगते हैं। और उसी जो गोमती नगर यानी चिलकर साइड जो रास्ता जाता है उधर ही जाकर के पहुंचती है। और पहुंचने के बाद जो लड़का होता है दुकानदार वो उतर जाता है और लड़की को उतारता है बाहर, और उसको फ़ोन करता है। वो कहता है कहाँ हो। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से थोड़ी दूर आगे आ गया हूँ, और तुम एक काम करो कि वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ। इतने में जो लड़का होता है एम्बुलेंस लेकर के वहीं पर आता है, और आने के दौरान ही तब तक एक और गाड़ी होती है, और ये सलीम और ये दुकानदार ये दोनों लड़के उस तान्या के पास आ जाते हैं, अगल बगल खड़े रहते हैं। और खड़े रहने के बाद वो तान्या को फ़ोन देने ही वाला होता है, इतने में जो एक वैगनार गाड़ी आती है, और उस वैगनार गाड़ी में कहते हैं कि दीदी आप बैठ जाओ इस गाड़ी में, मैं आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि लेट ज़्यादा हो गया है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊँगी। इस पर जो दुकानदार होता है वो उस लड़की की बाजू को पकड़ता है, और सलीम एक बाजू को पकड़ता है, जबरदस्ती उसको वैगनार के अंदर धकेल दिया जाता है। उसी में उस लड़की को ठूस करके दोनों तरफ से बैठ जाते हैं, और उस लड़की को लेकर के वहां से वैगनार से वो लोग निकल जाते हैं, और वहां से कुछ दूर यानी कि शहर से बाहर साइड पहुंचते हैं, और उस लड़की के साथ हैवानियत करते हैं, उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं, रेप करते हैं। और ऐसे ही रेप करने का सिलसिला पूरी रात चलता है। और जब उन दरिंदों का मन भर जाता है तो उस लड़की को एक पुलिया होती है, उसी पुलिया के पास उस लड़की को फेंक दे देते हैं। लेकिन फेंकने से पहले एक वार्निंग देते हैं, कहते हैं अगर ये बात अगर तुम किसी को बताओगे तो फिर आइंदा से अगर कभी हमें मिल गई या फिर हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, और तुम उस जेपी पाठक की लड़की हो ना, हम जेपी को मारेंगे, तुम्हारी माँ के साथ भी यही काम करेंगे जो तुम्हारे साथ किया है, और सोच लो कि तुम्हें हम जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। अब तमाम जो धमकियां होती है उस लड़की को दी जाती है, और कहते हैं कि शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं, अगर हमारे चलती तो हम तुम्हें जीवित भी नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ो जाने दो, जो हमें चाहिए था वो तो हो गया, इसलिए तुम ये बात अगर किसी को बताई तो फिर हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लड़की होती है अपनी जान की भीख मांग रही होती है, वो कहती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है, लेकिन अब उस लड़की को जिन दरिंदों ने पूरी रात दारू पी थी, दारू पीने के बाद से उस लड़की को नोचा था, चौथा था, उसी लड़की के साथ बारी बारी से रेप किया था। तीनों लड़के एक साथ कभी कभार रेप किया करते थे। ऐसे ये सिलसिला पूरी रात चला था। जो लड़की थी दर्द से एकदम तड़प रही थी, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती थी। उस लड़की को पुलिया के पास फेंक दिया जाता है पूरी रात के बाद, यानी कि सुबह के 4 बज गए रहते हैं। 4 बजे वो दरिंदे उस लड़की को फेंक करके और वहां से चले जाते हैं। साथ ही साथ उस लड़की का फ़ोन भी उसको दे देते हैं। अब लड़की को चला नहीं जा रहा था, अब इसीलिए
जो लड़की है अपना फ़ोन को ऑन करती है और ऑन करने के बाद से वो किसी तरह जा रही होती है। इतने में उसके जो घर वाले से होते हैं उतने में फ़ोन करते हैं और लड़की जो लोकेशन है अपने माँ को, अपने पिता को लोकेशन भेजती है और कहती है कि उसका किडनैप हो चुका था। अब इसीलिए जो लड़की है के पास उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और उसको लेकर के घर जाते हैं। लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है? लड़की कहती है कि नहीं, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उन लोगों ने मुझे बात करके रखा था, पैसे की डिमांड कर रहे थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया। और लड़की इतना कह करके शांत रह जाती है। उसके बाद उसको घर लेकर के जाया जाता है और लड़की अपने कमरे में जा करके शांति से पड़ जाती है और तकरीबन लड़की 3 दिन तक एकदम शांत रहती है। ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, ना ही किसी से बातचीत करती है। ऐसे ही यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है। लेकिन कहते हैं कि आखिर माँ तो माँ ही होती है। माँ की नज़र अपनी बेटी पे हमेशा रह रही होती है और वो अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ तो गलत हुआ है, प्लीज़ जो भी बात है मुझे बताओ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। तो वो लड़की जो होती है, जब उसको लगता है कि हाँ ये मेरी माँ, अपनापन जब उसको आता है, तो फिर उस लड़की जो होती है वो अपनी माँ से सारी बातें बताती है कि उस लड़की के साथ आखिर उस रात क्या क्या हुआ था और उस लड़की के साथ कितनी ज्यादती की गई थी। अब जो गायत्री जी होती है वो परेशान होने लगती है, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अब उसके बाद उनसे अब रहा नहीं जाता है। कुछ देर बाद फिर वो अपने पति के पास जाती हैं और जा करके सारी जो बातें होती हैं वो अपने पति को बताती हैं। बताते ही पति जो होते हैं, यानी कि जो जेपी होते हैं, वो आग बबूला हो जाते हैं और आग बबूला होते ही अपनी बेटी को लेते हैं और कहते हैं कि चलो हम लोग थाने में चलते हैं। इस पर जो तान्या होती है वो कहती है कि पापा कैसी बातें कर रहे हैं, अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो आप लोगों को मार देंगे, मुझे भी मार देंगे। जो जेपी जी होती है कहते हैं कि बेटा मैं एक खुद अधिकारी हूँ और तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, उन दरिंदों को सजा दिलवानी होगी, क्योंकि आज तुम्हारे साथ ऐसा किए हैं, कल किसी और लड़की के साथ करेंगे, परसों किसी और लड़की के साथ करेंगे, ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों का जीवन बर्बाद करेंगे। अगर ऐसे ही तुम भी शांत रह जाओगी तो सोचो कि तुम्हारी जैसी कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तुम्हें कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। जेपी जी के मोटिवेशन से जो उनकी लड़की होती है उसमें हिम्मत आती है और वो लड़की अपने पिताजी के साथ वहाँ से थाने में जाती है। नज़दीकी थाने में जाने के बाद से वहाँ पर जो सारी आपबीती उसके साथ हुई रहती है, सारी आपबीती उसको बताई जाती है। और जो पुलिस होती है, पुलिस को जब पता चलता है कि ये खुद एक अधिकारी हैं, क्योंकि जो जेपी जी होते हैं वो अपनी ही गाड़ी से गए रहते हैं जो कि उनको सरकार द्वारा ऑथराइज की गई थी, और उसी से वो जब पहुँचते हैं वहाँ पर तो थाने में हड़कंप मच जाता है और उसके बाद से पूरा तहलका हो जाता है वहाँ पर और उसकी एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर लिखते ही फिर पुलिस तुरंत एकदम, पुलिस महकमे में एकदम हंगामा मचता है और वहाँ की जो टीम है तुरंत गाड़ी से लोड होते हैं। उसके बाद वहाँ पर पहुँचते हैं उस हॉस्पिटल के पास जहाँ पर वो लड़का मौजूद होता है। उस लड़के को पहले तो पुलिस उठाती है और वहीं पर उस लड़के को लात घूंसों से मारना शुरू करती है। बहुत ही बुरी तरीके से पुलिस उसे मारती है और पूछते तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं, उन साथियों को भी बुलाओ। जो लड़का होता है पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन वो जो पहले तो कहता है कि साहब आप मुझे मार क्यों रहे हैं। पूरे पब्लिक वहाँ पे जमा हो जाती है, कहती है साहब आप मुझे मार क्यों रहे हैं, आखिर मेरी गलती क्या है। फिर उसने जो लड़का होता है वो कहता है कि आखिर मेरी गलती बताइए कि आप मुझे मार क्यों रहे हैं, आप ऐसे मुझे नहीं मार सकते। जो लड़के पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि जो तुमने किया है, हम तुम्हें मार रहे हैं यही बहुत अभी कम है, हमें तुम्हें जान से मार देना चाहिए, तुम्हारा एनकाउंटर कर देना चाहिए, जिस प्रकार का तुमने कृत्य किया है, जिस प्रकार का तुमने जुर्म किया है। अब जैसे ही लड़का ये सुनता है कहता है कि आखिर मैंने किया क्या है, तो जो पुलिस वाले होते हैं तब तक तान्या को सामने करते हैं और कहते हैं इस लड़की के साथ तुमने क्या किया और तुम्हारे दोस्तों ने क्या किया। तो जो दुकानदार होता है वो कहता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, सीधे कहता है। और वो कहता है कि लड़की से पूछ लीजिए। लड़की को घूर करके देख रहा होता है, लेकिन लड़की जो होती है उसके पास जाती है और जोर से उसके कान पे एक चाटा खींच करके लगाती है, जिससे वो लड़का होता है अपने कान को खुजलाने लगता है। उसको लगता है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इतने में ताबड़तोड़ 2-3 चाटा और खींच करके मारती है और तब तक लड़की के पिताजी भी जाते हैं, वो भी उसको मारते हैं। फिर पुलिस उनको पकड़ लेती है और लेकर के उसको जाया जाता है। और उसके बाद से उस थाने में जो उसकी खातिरदारी होती है वाकई काबिल तारीफ थी। ऐसे दरिंदों को वैसे ही कूटना चाहिए। साथ ही साथ उसके जो 2 दोस्त होते हैं, एक सलीम होता है और एक करीम होता है, उसको भी बुलाया जाता है और उन लोगों की भी बहुत ही बढ़िया से खातिरदारी होती है और उन लोगों के खिलाफ पॉस्को एक्ट चलाया जाता है। साथ ही साथ अपहरण का केस और मर्डर का केस भी लगाया जाता है, हत्या की साजिश का,
तमाम जो भी जितने भी गंभीर से गंभीर आरोप हो सकते थे उन तीनों लड़कों पर लगाया जाता है और लगाने के बाद उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और शायद ही अब वो कभी बाहर आ पाएंगे। और उन जो जेबी पाठक जी हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया और उनकी बेटी ने भी बहुत बढ़िया काम किया, सराहनीय काम किया कि उन्होंने कदम उठाया। शायद अगर वो कदम नहीं उठाते तो आज कितनी लड़कियां वहां पे शिकार हो रही होती, कितनी लड़कियां की जिंदगी तबाह हो रही होती और कितनी लड़कियां का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। और इससे पहले यानी कि तान्या से पहले पता नहीं कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद हुआ रहा होगा, ये तो शायद ऊपर वाले ही जानेंगे या तो फिर वो लड़कियां जानेंगी। फिलहाल उन तीनों अपराधियों को जेल की हवा खिलाई जा रही है और वो शायद अब कभी जेल से बाहर ही ना आए, क्योंकि जिस प्रकार का उन लोगों ने जुर्म किया था। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और जाते जाते आपसे फिर वही एक विनती है, एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लाल कलर के बटन को दबाएं और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। साथ ही साथ यहाँ पर दिख रहे अंगूठे के बटन को दबा करके वीडियो लाइक करें, ताकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह मिलता है और हम वीडियो बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें कामना है। उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।